जय हिंद दोस्तों, इलेक्ट्रिकल एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज हमें चैप्टर नंबर 4 में मैग्नेटिक के बारे में पढ़ना है। सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड एवं पोल का निर्धारण कैसे करते हैं। सोलेनॉइड क्या होता है? तो सोलेनॉइड जो होता है, सोलेनॉइड को सिलेंड्रिकल पाइप पर सुपर इनेमल तार लेदराइट पेपर एम्पायर क्लॉथ पर जो है लपेट करके बनाया जाता है। सोलेनॉइड को इस तरह से हम बनाते हैं। तो दोस्तों इसमें हम देखेंगे किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड का निर्धारण एवं पोल का निर्धारण करते हैं। तो इसको हम जो है सोलेनॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड या पोल का निर्धारण करते हैं तो एंड रोल से भी हम कर सकते हैं और हेलिक्स का नियम भी इसमें हम प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कुछ इस प्रकार से हम करते हैं। तो इसमें पहले हम लिख लेंगे कि सोलेनॉइड को सिलेंड्रिकल पाइप पर सुपर इनेमल तार को लेदराइट पेपर या एम्पायर क्लॉथ पर लपेटकर बनाया जाता है। सोलेनॉइड को बनाते हैं। तो इस तरह से जो है इसमें हमें धारा इस दिशा में एंटी मतलब धारा जो है क्लॉकवाइज दी गई है और इधर धारा जो है एंटी क्लॉकवाइज दी गई। तो इस तरह से जो है इसमें हम धारा की दिशा एंड रोल से ज्ञात कर सकते हैं कि जब धारा की दिशा क्लॉकवाइज हो, जब धारा की दिशा क्लॉकवाइज हो, धारा की दिशा जब क्लॉकवाइज होगी तो वह सिरा जो है हमारा दक्षिण ध्रुव कहलाएगा, यानी कि दक्षिणा सिरा ये हमारा यस ध्रुव बन का कार्य करेगा। और जब धारा की दिशा एंटी क्लॉकवाइज होगी तो वह सिरा हमारा उत्तरी ध्रुव कहलाएगा, यानी कि यन ध्रुव कहलाएगा। तो इस तरह से इस सोलेनॉइड में जब हम ध्रुव का निर्धारण कर लेंगे, ध्रुव का निर्धारण कर लेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा भी हमारी पता चल जाएगी कि क्योंकि जो है मैग्नेटिक फील्ड जो होता है यानी चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं तो यन से यस की ओर चलती हैं। तो इस तरह से जो है हमारी दिशा पता चल जाएगी, कुछ इस तरह से चलने लगेंगी, कुछ इस तरह से, इसी तरह से चलने लगेंगी, कुछ इस तरह से चलने लगेंगी, कुछ इस तरह से बाहर की ओर ऐसे निकलने लगेंगी चुंबकीय बल रेखाएं यानी मैग्नेटिक फील्ड इसी को मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। जितनी दूर तक जो है चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी उसी को जो है हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो इस तरह से निकलती हैं। इसके पहले चलिए हम हेलिक्स का नियम देख लेते हैं, इसके बाद तब इससे जो है हमें आसानी हो जाएगी एंड रोल को देखना। तो हेलिक्स के नियम में होता है कि दाएं हाथ में सोलेनॉइड को इस प्रकार पकड़ें, इस प्रकार पकड़ें कि धारा अंगुलियां जो है ये अंगुलियां धारा की दिशा को इंगित करें। कुछ इस तरह से देखिए धारा उस तरफ जा रही है तो अंगुली को हम उसी तरफ कर देंगे। तो ये जो हमारा अंगूठा होगा, अंगूठा हमारा जो होगा ये उत्तरी ध्रुव का निर्धारण करेगा कि जो है अंगूठा जब हम दाएं हाथ के सोलेनॉइड को जो है पकड़ें तो दाएं हाथ में जब सोलेनॉइड को पकड़ें तो इस प्रकार पकड़ें कि अंगुलियां धारा की दिशा को और अंगूठा सोलेनॉइड में जिस ओर होगा वह पोल हमारा उत्तरी ध्रुव कहलाएगा। तो इस तरह से इसका हम निर्धारण करते हैं। इस तरह से हम पकड़ लिए हैं तो ये हमारा अंगूठा यानी कि जो बता रहा है कि इस तरह से कि ये हमारा यन पोल होगा, ये हमारा यन हो जाएगा। तो इसी तरह से ये हमारा यस हो जाएगा, इसे हम उत्तरी ध्रुव कहेंगे, ये हमारा हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव। तो इसमें हम लिख लेंगे कि दाएं हाथ में सोलेनॉइड को इस प्रकार पकड़ें कि अंगुलियां धारा की दिशा, अंगुलियां जो है यानी फिंगर, अंगुलियां जो है करंट की दिशा को बताएंगी, करंट को बताएंगी। और इस तरह से अंगूठा जो बताएगा, अंगूठा
अंगूठा जो है यन ध्रुव को बताएगा, यन पोल को बताएगा। इस तरह से अंगुलियां जो है करंट की दिशा को बता रही हैं और अंगूठा यन पोल को बता रहा है। इस तरह से यन पोल का निर्धारण हो जाएगा तो स्वयं हमारा यस पोल बन जाएगा। इस तरह से यस पोल का निर्धारण हो जाएगा। तो इसमें हम लिख लेंगे हम इंड रोल को देख लें। इंड रोल में क्या होता है, जब धारा की दिशा क्लॉकवाइज हो तो वह जो है दक्षिणी ध्रुव कहलाएगा, और जब धारा की दिशा एंटी क्लॉकवाइज होगा तो वह सिरा हमारा उत्तरी ध्रुव यानी कि यन पोल कहलाएगा। तो इस तरह से हम देखेंगे। और इस तरह से जब हम तो यन कह सकते हैं कि जब धारा की दिशा एंटी क्लॉकवाइज होगी तब जो है ये हमारा यन पोल कहलाएगा। तो इसमें हम लिख लेंगे धारा की दिशा एंटी क्लॉकवाइज होगी तो वह यन पोल होगा। और जब धारा की दिशा क्लॉकवाइज होगी तब वह यस पोल होगा। या कह सकते हैं कि यस पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव। और ये यन पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव। इस तरह से जो है हो जाता है। चलिए हम देख लेते हैं एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ क्या होता है, एम्पियर का नियम। एम्पियर का नियम तो इसमें हमारा हो जाएगा एच बराबर एन आई अपान यल, यानी कि इस तरह से हो जाएगा एम्पियर टर्न प्रति मीटर है। तो एच हमारा हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। इस तरह से इंग्लिश में कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्लेमिंग का नियम। चलिए हम देखते हैं फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग का नियम इस तरह से पहला हमारा हो जाएगा दाएं हाथ का नियम और दूसरा हमारा हो जाएगा बाएं हाथ का नियम। तो दाएं हाथ का नियम क्या होता है कि अपनी अंगुलियों को, दाएं हाथ के नियम में क्या होगा, अपनी अंगुलियों को इस प्रकार पकड़ें, अपनी अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा चालक की गति की दिशा एवं चौथी उंगली यानी फोर फिंगर जिसे हम तर्जनी कहते हैं वो हमारा मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को दर्शाएगी, और ये बीच की उंगली यानी सेंटर फिंगर जो हमारा होगा वो ईएमएफ की दिशा को इंगित करेगी। तो इस तरह से हमारा फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम का रूल होता है। और बात करें बाएं हाथ का नियम, तो बाएं हाथ के नियम में होता है कि अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं, बाएं हाथ की अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा घूमने की दिशा, क्योंकि वह बल लगा रहा होता है, और चौथी उंगली तर्जनी उंगली मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को दर्शाएगी। तब हमारी बीच की उंगली यानी सेंटर फिंगर जो होगी धारा या ईएमएफ की दिशा को इंगित करेगी। इस तरह से इसका रूल है। तो चलिए दोनों को हम लिख लेते हैं। पहले लिख लेते हैं दाएं हाथ का नियम, इसके बाद हम लिखेंगे बाएं हाथ का नियम। चलिए लिख लेते हैं
कि अपनी अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा चालक की गति की दिशा को एवं चौथी उंगली फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को इंगित करता है, तो हमारी बीच की अंगुली यानी सेंटर फिंगर जो है ईएमएफ की दिशा को इंगित करेगी। दाएं हाथ का नियम कुछ इस तरह से बना लेंगे। मान लीजिए हमारा अंगूठा हो गया इस तरह से, और ये हमारी हो गई चौथी उंगली, और ये हमारी हो गई बीच की उंगली। तो इस तरह से जो है हम इसको बना लेते हैं। ये हमारा हो गया अंगूठा, ये हमारा हो गया फोर फिंगर, और ये हमारा हो गया सेंटर फिंगर। इस तरह से तो ये दर्शाएगा फोर्स, यानी मोशन की गति, मोशन यानी गति को। और सेंटर फिंगर हमारा दर्शाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ को, और फोर फिंगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाएगा। इस तरह से अब हम देख लेते हैं बाएं हाथ का नियम। तो बाएं हाथ का नियम, अपनी अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं, अपनी अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा घूमने की दिशा यानी बल लगा रहा होता है बल को, तथा चौथी अंगुली तर्जनी मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को, और बीच की अंगुली सेंटर फिंगर धारा ईएमएफ की दिशा को बताता है। चलिए लिख लेते हैं। तरह से दोस्तों दाएं हाथ का नियम एवं बाएं हाथ का नियम होता है। इसमें जो हम फिगर बना सकते हैं इस तरह से, ये हमारा हो गया थंब अंगूठा, ये हमारा हो गया इस तरह से हम मान लेंगे फोर फिंगर, इस तरह से हम मान लेंगे मिडिल फिंगर। तो इस तरह से ये हमारा हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा फोर्स यानी बल, और ये हमारा हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा करंट, इस तरह से हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम दोस्तों और बाएं हाथ का नियम समझ लिए हैं। तो इस तरह से दोस्तों इसका रूल होता है। आइए चलिए हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं बीएच कर्व यानी चुंबकन वक्र क्या होता है।
देखते हैं BH कर्व। BH कर्व यानी कि चुंबकन वक्र, चुंबकन वक्र। तो दोस्तों चुंबकन वक्र क्या होता है कि चुंबक पदार्थ के लिए चुंबकीय प्रेरण अथवा फ्लक्स घनत्व B तथा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता H के बीच खींचा गया वक्र होता है, जिसे हम BH कर्व के नाम से जानते हैं। लिख लेते हैं। कर्व कहलाता है। देखते हैं मैग्नेटिक, इसी में मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस, इसी में अभी BH लूप खींचा जाएगा। मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस को हम कह सकते हैं चुंबकीय मंदायन या शैथिल्य, चुंबकीय मंदायन या शैथिल्य, चुंबकीय मंदायन या शैथिल्य। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि मृदु लोहे को शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर जो है प्रेरण के कारण उसमें चुंबक बन जाता है, और जब हम प्रेरण की घटना जो होती है उसको यदि हम हटा लें तो उसमें जो कुछ चुंबकत्व का गुण रह जाता है जो है, तो उस गुण को हम क्या कहेंगे, अवशिष्ट चुंबकत्व, जिसके बारे में हम किसी लेक्चर में जो है हम बता चुके हैं, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म जिसे कहते हैं, तो उसको हम बता चुके हैं। तो इसी प्रकार यदि हम बल H को शून्य कर दें अगर, तो लोहे के टुकड़े के अंदर फ्लक्स घनत्व B का मान शून्य नहीं होता है, अर्थात B का मान H के मान से पीछे रह जाता है। इसी घटना को हम चुंबकीय शैथिल्य या मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस कहते हैं कि जो BH का मान होता है, B का मान होता है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व B का मान जो होता है H के मान से पीछे रह जाता है। तो यही घटना जो होती है चुंबकीय शैथिल्य यानी मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस कहलाता है। तो इसी को हम देखेंगे किस तरह से पीछे रहता है, उसी को हम देखेंगे किस तरह से, जो मतलब किसको क्या नाम देते हैं वही हम इसमें देखेंगे। तो इसमें लिख लीजिएगा कि किसी मृदु लोहे को शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, इसको जो अभी हम समझाएं उसके बाद लिख लेते हैं थोड़ी देर में, इसके बाद फिर आगे समझाते हैं। जाता है। तो दोस्तों इसमें जो होता है कि मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस यानी चुंबकीय मंदायन या शैथिल्य, तो इसमें क्या होता है कि किसी मृदु लोहे की शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, किसी मृदु लोहे को शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर प्रेरण के कारक चुंबक बन जाता है। प्रेरण के हटा लेने के बाद उसमें कुछ चुंबकत्व रह जाता है, उसमें कुछ चुंबकत्व गुण रह जाता है, जिसे अवशिष्ट चुंबक कहते हैं। यदि इसी प्रकार H को हम शून्य करें, यानी बल H को जब हम शून्य करें तो लोहे के टुकड़े के अंदर फ्लक्स घनत्व B का मान शून्य नहीं होता है, अर्थात फ्लक्स घनत्व B का मान H के मान से पीछे रह जाता है। तो इसी घटना को चुंबकीय शैथिल्य यानी कि मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस कहते हैं। तो इसी घटना को हम मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस के नाम से जानते हैं। चलिए उस चुंबकन वक्र को हम देखते हैं, BH कर्व इसका देख लेते हैं कि किस तरह से जो है पीछे रह जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
कुछ इस तरह से चलता है। इसको हम O मान लेंगे, C मान लेंगे। ये पहले से हमारा ये प्लस B एक्सिस माइनस B प्लस H एक्सिस माइनस B एक्सिस माइनस H एक्सिस, इस तरह से मान लेते हैं। O हो गया, C मान लेंगे, इसको D मान लेंगे, इसको E मान लेंगे, इसको F मान लेंगे, इसको G मान लेंगे और इसको हम H मान लेंगे। इस तरह से मान लेंगे। तो इसमें क्या होता है, जब प्रेरण की घटना होती है, प्रेरण की घटना जब होती है तो इसमें जो है चुंबकीय यानी कि चुंबकत्व का गुण बढ़ता है। इसी तरह से जब जो है प्रेरण की घटना हटा ली जाती है तो जो उसमें कुछ चुंबकत्व का गुण रहता है, इस तरह से जो है आता है, तो इसमें कुछ चुंबकत्व का गुण रह जाता है, शून्य नहीं होने पाता है। तो इस तरह से ये जो हमारा कहलाएगा, ये इतना यहाँ से यहाँ की दूरी जो कहलाएगी, इस तरह से ये हमारी कहलाएगी अवशिष्ट कर्व, यानी कि अवशिष्ट वक्र कहलाएगी। अवशिष्ट वक्र यानी कि रेजिडुअल कर्व, रेजिडुअल कर्व, रेजिडुअल कर्व कहलाएगा इस तरह से। और देखिए ये शून्य नहीं हो रहा है, इतनी देर में यहाँ तक गया, इसके बाद उतनी देर में यहाँ शून्य नहीं हो रहा, यानी इतना रह जा रहा है। तो ये जो है क्या है, यानी कि ये OD जो हमारा है, CD को हम कह सकते हैं CD, ये हमारा हो जाएगा रेजिडुअल कर्व, कर्व यानी कि अवशिष्ट वक्र, अवशिष्ट वक्र। और हम OD को क्या कह सकते हैं, ये इतना, ये हमारा हो जाएगा अवशिष्ट चुंबकत्व, अवशिष्ट चुंबकत्व, अवशिष्ट चुंबकत्व कह सकते हैं, यानी रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। और इस तरह से जो हमारा होगा OE, ये जब यहाँ आएगा, अब डायरेक्ट यहाँ तो आएगा नहीं, यहाँ आएगा फिर रिटर्न, तो इस तरह से जो है ये हमारा जो होगा, ये इतना, ये हमारा हो जाएगा निग्रह बल, निग्रह बल, निग्रह बल, यानी कि हम कह सकते हैं चुंबकीय निग्रह बल कह सकते हैं। इसको कह सकते हैं अंग्रेजी में, इंग्लिश में कह सकते हैं मैग्नेटिक कोर्सिव फोर्स। तो इस तरह से ये हमारा इतना, यहाँ से यहाँ की दूरी हमारी कहलाएगी रेजिडुअल वक्र, और इतना हमारा इसमें चुंबकत्व का गुण रह गया है, ये हमारा अवशिष्ट चुंबकन OD कहलाएगा, अवशिष्ट चुंबकत्व रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। और इस तरह से जो है इतना हमारा ये कहलाएगा रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, यानी कि इतना रेजिडुअल मैग्नेटिज्म कहलाएगा, और इतना हमारा मैग्नेटिक कोर्सिव फोर्स यानी कि चुंबकीय निग्रह बल, इतना ये जो हमारा कहलाएगा चुंबकीय निग्रह बल कहलाएगा। इस तरह से मैग्नेटिक कोर्सिव फोर्स। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि BH लूप CDEFGHC, इस तरह से BH लूप जो हमारा बनना है CDEFGHC, इस तरह से। या हम कह सकते हैं हिस्टैरिसीस लूप, हिस्टैरिसीस लूप, इस तरह से जो है इसके नाम से हम जानते हैं। और इसका मंदायन पास की जो है उपयोगिता क्या है, हिस्टैरिसीस लूप की उपयोगिता क्या है। मंदायन पास या चुंबकीय वक्र के चक्र से उच्चतम प्रेरण अवशिष्ट चुंबकत्व निग्रह बल, यानी निग्रह बल, ये अवशिष्ट चुंबकत्व ये जो है इनका ह्रास होता है।
मंदान ह्रास होता है, उसी को हम हिस्टैरिसीस लॉस जानते हैं, उसी की जानकारी हमें इसमें मिलती है। तो इसी का जो है इसमें जो है उपयोगिता है। अब लेकिन बीएच वक्र के हिसाब से हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा जो है डीसी मैग्नेट बनेगा, कौन एसी मैग्नेट बनेगा, इस तरह से जो है कौन परमानेंट मैग्नेट बनेगा, इस तरह से हम उसको देखते हैं किस तरह से बनेगा। आइए देख ले। 3 तरह का हमारा फिगर बनेगा। फिगर ए हो जाएगा, फिगर 2 हो जाएगा, फिगर बी मान लेंगे, और फिगर सी। तो इस तरह से इसमें हमारा ये बनेगा। तीनों में बीएच लूप बनाएंगे हम, केवल इसमें क्षेत्रफल का डिफरेंस रहेगा। देख लीजिए, इसमें क्षेत्रफल ज़्यादा है, इसमें कुछ कम है, इसमें और कुछ कम है। तो इसी तरह से ये हमारा एच बी, और ये हमारा प्लस एच, ये माइनस एच, और ये माइनस बी। इसको ओ मानेंगे, इसको सी डी ई एफ जी एच। इसी तरह से इसमें भी मान लेंगे, इसमें हम माइनस मान लेंगे, इसमें प्लस, इसमें माइनस एच, इसमें माइनस एच, इसमें प्लस एच, ये हमारा प्लस बी माइनस बी। ओ मान लेंगे सी डी ई एफ जी एच, इसमें हम मान लेते हैं। तो दोस्तों फिगर ए में क्या होगा, इसका क्षेत्रफल ज़्यादा है, यानी कि अधिक क्षेत्रफल वाला हिस्टैरिसीस लूप चुंबकीय धातु कठोर इस्पात के लिए होता है, तथा चुंबकीय लूप क्षेत्रफल अधिक होगा तो हिस्टैरिसीस लॉस भी अधिक होगा। इसी प्रकार अन्य धातुएं, इस्पात, एल्युमिनियम, निकिल, कोबाल्ट, ये सभी जो मिश्र धातुएं होती हैं, इनसे बनी जो मिश्र धातुएं होती हैं, एल्निको मिश्र धातु जैसे कहते हैं, तो ये सब जो है इसमें जो है उपयोगिता है इनकी। इस तरह से मान लीजिए फिगर बी में इनका क्षेत्रफल जो है कम है, यानी कि मध्यम क्षेत्रफल वाला, मध्यम क्षेत्र वाला हिस्टैरिसीस लूप में चुंबकीय धातु पिटवा लोहा हुआ, ढलवा लोहा हुआ, इन सभी के लिए उपयोगी है। इसमें धारण शक्ति ओडी जो होता है, ये जो हमारा ये ओ मान लेंगे, ये हमारा डी है, सी है, इस तरह से ई एफ जी एच। तो इसमें जो धारण ये बन रहा हमारा चुंबकीय धारण शक्ति, तो इस तरह ओडी, तो चुंबकशीलता अति उच्च, इसकी चुंबकशीलता म्यू जो होता है अति उच्च होने के कारण जो है ये धातुएं विद्युत चुंबक के क्रोड बनाने के काम आती, वो भी डीसी मैग्नेट बनेगा। और फिगर सी में क्या होता है, इसका क्षेत्रफल अति कम एकदम क्षेत्रफल कम होने के कारण जो होता है, इसका न्यूनतम क्षेत्रफल होने के कारण हिस्टैरिसीस लूप नर्म लोहे, अल्प कार्बन इस्पात, रेतीले इस्पात हुआ, सिलिकॉन की मिश्र धातु हुई, तो इस तरह से होता है। और इसकी चुंबकशीलता म्यू अत्यधिक जो है तथा हिस्टैरिसीस लॉस कम होने के कारण इसलिए इन धातुओं का उपयोग एसी मैग्नेट के रूप में हम करते हैं। जैसे ट्रांसफार्मर में एसी मैग्नेट में भी, डीसी मशीन में भी इसका हम उपयोग कर लेते हैं। तो इस तरह से इनका होता है। तो चलिए, लिखने में तो टाइम लगेगा, लेकिन चलिए लिख लेते हैं। और इसका क्षेत्रफल अधिक है, तो इसमें परमानेंट मैग्नेट बनेगा। अधिक क्षेत्रफल वाला हिस्टैरिसीस लूप कठोर इस्पात के लिए होता है। क्षेत्रफल अधिक होने से हिस्टैरिसीस लॉस अधिक होता है। इस प्रकार के अन्य धातुएं, इस्पात, एल्यूमिनियम, निकिल,
कोबाल्ट आदि और इनसे बनी मिश्र धातुएं जैसे एल्निको, और इससे परमानेंट चुंबक बनता है। मैग्नेट बनता है। इसमें क्या होता है, मध्यम क्षेत्र वाला हिस्टैरिसीस लूप चुंबकीय धातु पिटवा लोहा, ढलवा लोहा के लिए है। इसमें धारण शक्ति ओडी चुंबकशीलता अति उच्च होने के कारण ये धातु में विद्युत चुंबकीय करोड़ बनाने में करते हैं और डीसी मैग्नेट के रूप में करते हैं। पिटवा लोहा, ढलवा लोहा के लिए है। इसमें धारण शक्ति ओडी चुंबकशीलता म्यू अति उच्च होने के कारण ये धातुएं विद्युत चुंबक के करोड़ बनाने में करते हैं। इससे डीसी मैग्नेट भी बनता है। इसमें जो है जिसका क्षेत्रफल न्यूनतम है, इसमें देख लेते हैं। न्यूनतम क्षेत्रफल वाला हिस्टैरिसीस लूप नर्म लोहे, अल्प कार्बन इस्पात, रेतीली इस्पात, सिलिकॉन और इनकी मिश्र धातुओं के लिए होता है। रेतीली इस्पात, सिलिकॉन की मिश्र धातु के लिए होता है। इसकी चुंबकशीलता में अत्यधिक तथा हिस्टैरिसीस लॉस कम। चुंबकशीलता अधिक, हिस्टैरिसीस लॉस कम होता है, बहुत कम होता है। इसलिए इन धातु का उपयोग एसी मैग्नेट के रूप में करते हैं। प्रयोग एसी मैग्नेट में करते हैं। तो दोस्तों इस तरह से जो है इनका उपयोग है। इनका जो इस लूप का न्यूनतम क्षेत्रफल वाले बीएच लूप का जो है प्रयोग ट्रांसफार्मर, एसी मशीन, डीसी मशीन, इन सभी जगह इनका उपयोग हम करते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में आपको हिस्टैरिसीस लॉस के बारे में, एडी करंट लॉस के बारे में बता दिया जाएगा। इसके बाद जो है चैप्टर को समाप्त किया जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में। इसके बाद जो है उसके आगे वाले लेक्चर, कल के लेक्चर के बाद वाले में जो है आपको कोई नया टॉपिक स्टार्ट किया जाएगा। दोस्तों इस चैनल पर नए हैं तो नए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक। जय हिंद।